हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज अंसारी और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास टेंथ की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की सीरीज़, जिसमें हम लोग क्लास टेंथ के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सोशल साइंस की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रहेगा। बच्चों, हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइस, पेन और पेपर लेकर के आप तैयार हो जाइए, बिकॉज सिर्फ वीडियो देखने से काम चलने वाला नहीं है। आप अपने साथ पेन और पेपर भी लेकर के ये चीज़ें नोट डाउन करते चले, बिकॉज जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। लेक्चर सीरीज़ हम लोग इस चैप्टर को 2 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, पार्ट 1 यानी लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। बच्चों, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम पूरी सोशल साइंस को अपने इस यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश के भी हम लोग सब्जेक्ट्स इसमें लेक्चर अपलोड करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं क्लास टेंथ की एनसीईआरटी की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इसके बाद हमारा भारत का राष्ट्रवाद है। सो गाइज, ये चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है, बिकॉज ये चैप्टर समझ में आएगा तभी हम लोग अगला चैप्टर इजीली समझ पाएंगे। मेरा नाम है सरफराज अंसारी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट। सबसे पहला सवाल बच्चों की, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रवाद की मीनिंग क्या है, राष्ट्रवाद कहते किसे हैं। एक सिंपल सा साधारण सा डेफिनेशन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी देश के नागरिकों का अपने देश के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, जो देशभक्ति है, जो देश के लिए खुद को कुर्बान करना, देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाना, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे हम भारतवासी, भारत में अगर आप राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र से प्रेम करते हैं, तो फंडामेंटल राइट के साथ साथ कुछ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, बहुत छोटे छोटे ड्यूटीज़ हैं जो एक राष्ट्रवादी नागरिक को करना चाहिए, या जो करता भी है बेसिकली। ठीक है। सो राष्ट्रवाद का डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज चैप्टर में है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सो राष्ट्रवाद होता क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। किसी भी देश के नागरिकों का अपने देश के प्रति सच्ची लगाव या देशभक्ति क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी अगर कोई भी नागरिक अपने देश के प्रति प्रेम रखता है, लगाव रखता है, देश के लिए राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति की भावना जाहिर करता है अपने क्रियाकलापों के दौरान, तो वो व्यक्ति राष्ट्रवादी व्यक्ति कहलाएगा, या इसे ही हम लोग एक राष्ट्रवाद कहेंगे। राष्ट्रवाद छोटे स्तर पे भी होता है, गांव, जिला, प्रदेश और देश के स्तर पे भी होता है। हालांकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। तो एकल नागरिकता में राष्ट्रवाद सेंट्रल लेवल पे, अर्थात केंद्र के स्तर पर होती है, अर्थात हम कहें कि हम सब भारतीय हैं। ठीक है, क्लियर है ना। सो राष्ट्रवाद का मतलब यही होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यूरोप की हम लोग हिस्ट्री को खंगालने वाले हैं। यूरोप में 19वीं शताब्दी में क्या चल रहा था, कैसी परिस्थितियाँ थी। हालांकि अगर 19वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का, अर्थात यूरोपियन का गुलाम था। ठीक है, बट हम लोग वहाँ की स्ट्रक्चर के बारे में समझने वाले हैं कि यूरोप में उस समय क्या चल रहा था। ये सब आप नोट डाउन करते जाएंगे बच्चों। जो मैं हाईलाइट करूँ, जो मैं अंडरलाइन करूँ, वो पेन और पेपर लेकर के आप नोट डाउन करते रहिए, बिकॉज सिर्फ वीडियो देखने से काम चलने वाला नहीं है। आप साथ साथ नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको ये चैप्टर और क्रिस्टल क्लियर रहेगा। 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्य की जगह देश राज्य का उदय का नेतृत्व हुआ। प्राचीन समय से, चाहे वो भारत हो चाहे यूरोप हो, बहुराष्ट्रीय वंश
मतलब राजाशाही सिस्टम, राजाशाही प्रणाली यूरोप में भी था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, और जो प्रजा का एक बड़ा हिस्सा था वो देश से उतना लगाव नहीं रखता था, वो अपने काम से काम रखता था, क्योंकि उसे पता था कि हमें ये बड़ा पद नहीं मिलेगा, हमें उतने अधिकार नहीं मिलेंगे जितने राजा को अधिकार है, राजा के लोगों को अधिकार है। सो 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्य की जगह देश राज्य का उदय हुआ। मतलब इसका मतलब ये है कि देश से प्रेम करने की जो परंपरा है ये वो 19वीं शताब्दी में यूरोप में पनपी। इसके पीछे का रीज़न क्या था? फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में होती है, फ्रांसीसी क्रांति। और इस क्रांति का जो सबसे बड़ा मोटो था ना, जो सबसे बड़ा रिजल्ट था, उद्देश्य था, आधुनिक राष्ट्र राज्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ये क्रांति में ये चीज़ देखने को मिला कि एक देश जो जो अपने यहाँ चल रहे हैं रूढ़िवादी परंपरा, राजाशाही सिस्टम के खिलाफ लड़ करके अपने देश में डेमोक्रेसी यानी कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र जैसी जो परंपरा है वो ला सकता है। और लोगों के मध्य फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो एक अलग से राष्ट्र बनाने की, एक अलग से अपना देश बनाने की, राष्ट्र निर्माण करने की लोगों के अंदर एक क्या हुआ, जिज्ञासा पैदा हुआ। क्योंकि पहले क्या था, पहले तो राजाशाही प्रणाली था, राजा का बच्चा राजा बनता था, या राजा के लोग, राजा जिसे चाहता था उसे राजा बनाता था। लेकिन जो 1789 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति थी, ये उस चीज़ के विरोध में थी बेसिकली। ठीक है, क्लियर है? आप इस नोट डाउन करते चलेंगे ये चीज़ें। अगले स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है हमारा नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता। अब ये समझने का प्रयास करेंगे बच्चों कि नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही फेमस नाम है ये नेपोलियन। नेपोलियन संहिता क्या था, नेपोलियन का कोड ऑफ कंडक्ट क्या था? 1804 में नेपोलियन संहिता अर्थात सिविल कोड प्रस्तुत किया जाता है। नागरिक संहिता मतलब नागरिकों के लिए अधिकार और कार्य के नियम कानून का लेखा जोखा। बेसिकली एक देश में, एक राष्ट्र में नागरिकों के लिए कैसा कोड होना चाहिए, कैसा रूल होना चाहिए, कैसा लॉ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेपोलियन ने इस नागरिक संहिता को दिया था, इसीलिए इस संहिता को नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। देखिए, संहिता का सीधा सा मतलब ये है कि जो यूरोप के, स्पेशली फ्रांस के या यूरोप के अन्य देशों के जो नागरिकों के अधिकार हैं वो कैसे होंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या जो राजा वंशज प्रणाली है वो उसके पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा, या सभी के अधिकारों की बात करेगा। तो आपको बता दें, नेपोलियन की जो संहिता थी वो सबके अधिकारों के बारे में बात किया था। आइए एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या प्रपोजल था सिविल कोड या नेपोलियन संहिता में। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे प्रश्न आएगा कि नेपोलियन संहिता से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी कीजिए। यही स्लाइड इंपॉर्टेंट रहेगा उस प्रश्न का जवाब देने के लिए। सबसे पहली बात ये कही गई कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई राजा के घर में जन्म लिया है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको सारी विशेषाधिकार राजा वाला दिया जाए। हालांकि पहले ये चलता था, बट जब नेपोलियन का ये कोड ऑफ कंडक्ट आया, नागरिक संहिता आया, तो उस संहिता में यही मेंशन किया गया था कि अगर आपका जन्म बड़े घर में है, राजा के घर में हुआ है, तो आपको विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह, सामान्य जनता की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ये सही भी था? आप कमेंट में बताइए कि क्या ये सही था या नहीं था। आज के परिप्रेक्ष्य में ये सिस्टम हो गया है कि विशेषाधिकार जन्म के आधार पर नहीं मिलेगा, आप
सब एक समान हैं और आप अपने कर्मों के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर आपको अलग अलग राइट और अधिकार मिलेंगे, ठीक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट, चाहे कोई इंसान पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, सबको बराबर राइट मिलते हैं, सबको इक्वल राइट मिलते हैं, जो सही भी है, ठीक है, बहुत सही है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, कानून के समक्ष समानता की स्थापना, ये सबसे ज़रूरी पक्ष था। यूरोप में उन दिनों क्या होता था कि जो बड़े वर्ग के लोग थे, वो अगर क्राइम करते थे तो कानून की सज़ा जो थी, कानून का जो लॉ था, वो उतना कड़ा इनके पक्ष में नहीं होता था। जो गरीब तबके के, जो लोअर क्लास के लोग थे, उनके खिलाफ ज़्यादा कड़ा कानून था। बेसिकली आप कहें तो सीधी सी बात है, राजाशाही प्रणाली थी। तो जो राजा के लोग थे, जो विशेषाधिकार प्राप्त करने वाले लोग थे, उनको कानून की न पालन करते थे, ना कानून की समानता में बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। तो जो दूसरी बात है ना, सिविल कोड की, नागरिक संहिता की, कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए। हर लोकतांत्रिक देश में ये पहले चीज़ है। आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है समानता का अधिकार, ठीक है। इक्वालिटी की बात करते हैं, चाहे वो कानून के समक्ष समानता हो, चाहे वो एजुकेशन के समक्ष हो, ढेर सारे प्रोविज़न है। तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये पॉइंट 2 था नेपोलियन की संहिता में। नेक्स्ट है सामंती प्रणाली समाप्त। बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि जो सामंती प्रणाली थी, जो जमींदारी व्यवस्था थी, कोई व्यक्ति किसी बड़े उच्च वर्ग के व्यक्ति के घर में जाकर के कार्य करता था, उसका वो अधीन कार्य करता था, उसको उस पर उचित मूल्य उसे नहीं मिलता था। तो ये सामंती प्रणाली जो शुरुआती दिनों से चली हुई आ रही थी, इसे खत्म करने की डिमांड की गई थी कि ये हटाया जाए। एक समाज को, रूढ़िवादी समाज में क्या होता था, यही होता था कि समाज में जब रूढ़िवादी भावना के लोग ज़्यादा रहेंगे या ऐसी भावना का अगर फॉलोअर रहेंगे, तो समाज में ऐसे ही समस्याएं आएंगी। तो सामंती प्रणाली समाप्त करने की डिमांड थी सिविल कोड में। किसानों द्वारा दिए जाने वाले भूदासत्व, याद रखिएगा। भूदासत्व का मतलब कि किसी दूसरे की भूमि पर जाकर के दास बनना, किसी दूसरे की भूमि के लिए काम करना, फसल उगाना, ये भूदासत्व। तथा जागीरदारी शुल्क, अगर कोई फसल या कोई कार्य हम कर रहे हैं, कोई फसल उगा रहे हैं, तो उस पर बड़े वर्गों के द्वारा टैक्स लगाया जाता था एक प्रकार का, जिसे जागीरदारी शुल्क कहा जाता है। इसको समाप्त करने की मांग की गई थी इस सिविल कोड में। कितना अच्छा था ना ये सिविल कोड उस समय के लोगों के लिए। आज तो आपको एक कहें तो अधिकार बना बनाया मिल गया है ना, इसके लिए हमने संघर्ष किया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे और आपके पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से लड़ करके ये आज़ादी पाई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत एक लोकतांत्रिक देश ऐसे ही नहीं बना। 200 साल की गुलामी अंग्रेज़ों की, 800 साल, 700 या 800 साल की गुलामी मुग़लों की, ये सारी गुलामी की जंजीरें तोड़ करके हमारा मुल्क सन 47 को आज़ाद हुआ। और फाइनली 1950, 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, अपने देश में लागू किया, और एक लोकतांत्रिक देश बने, हम लोग गणतांत्रिक देश बने। तो जिस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, उस देश में ये भूदासत्व की प्रथा, जागीरदारी शुल्क, ये लगते रहेंगे। और ये सिविल कोड में बात की गई थी समाप्त करने के लिए, राइट। वैसे आपको बता दें, भारत में भी ऐसी प्रथाएं थी प्राचीन काल में, अंग्रेज़ों के शासन से पहले, मुग़लों के शासन से पहले। भारत में जो आदिवासी दलित समाज के लोग हैं, उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था इसी देश में, आप ही के देश में। ऐसे रूढ़ी मानसिकता वाले लोग भारत में भी थे, जहाँ ऊंच नीच का फर्क बहुत ज़्यादा होता था। बट आज कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है,
सबको बराबर का हक दिया हुआ है, कोई उच्च वर्ग नहीं है, कोई निम्न वर्ग नहीं है, सभी को समान अधिकार है, सभी को जीने का, रहने का, पढ़ने का अधिकार है। ठीक है। सो ये ध्यान रखेंगे आप नेपोलियन की संहिता में। सार्वभौमिक भूमि कानून की स्थापना, मतलब जो भूमि कानून बने ना वो सभी के लिए समान हो, इक्वल हो। ऐसा नहीं हो कि जो बड़े वर्ग के लोग हैं, जो बड़े वर्ग की जनता है, उसके लिए आप अलग से कानून बना दीजिए ताकि वो अधिक भूमि का अधिग्रहण कर पाए। ऐसा नहीं। सार्वभौमिक भूमि कानून की स्थापना, जो भूमि से संबंधित कानून और नियम है वो सभी के लिए एक समान होना चाहिए। यूनिवर्सल लॉ इसको हम लोग बोलते हैं, सार्वत्रिक नियम जो सभी के लिए एक समान हो, और कानून होना भी चाहिए ऐसा, चाहे वो भूमि से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कानून में इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। राइट। तो ये नेपोलियन संहिता है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड इस लेक्चर का, आप इसे नोट कर लेंगे। और अगर आप नोट करने में थोड़े से स्लो हो रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके आप नोट करेंगे, बिकॉज नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जब एक स्टूडेंट अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाता है ना, तो वो दो चीज़ क्लियर करता है कि एक तो चैप्टर उसे ठीक बराबर समझ में आएगा क्योंकि उसने उस बात को नोट किया है, लिखा है, अंडरस्टैंड करके लिखा है। और जब आप ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे तो आप सिर्फ देखते चले जाएंगे, कब सो जाएंगे बीच में आपको पता नहीं चलेगा, कब आपका ध्यान इधर उधर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और जो मुख्य बातें रहेंगी वो छूट जाएंगी। सो आप इस बात का ध्यान रखें, वीडियो देखें तो आप पेन और पेपर लेकर के नोट डाउन करते चले। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट स्लाइड की ओर अब हम बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे यूरोप में क्या हो रहा है कि एक जो राजाशाही प्रणाली है, जो वंश वंश वाला सिस्टम है, वंशज वाला सिस्टम है, उससे धीरे धीरे यूरोप के देश अब उभर रहे हैं, मतलब उसको अब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। ये अब हम उस मुकाम पे आ रहे हैं, हालांकि आगे फिर आपको यू टर्न देखने को मिलेगा, तो आगे हम बात करेंगे। ये स्लाइड है राष्ट्र राज्य का उदय। राष्ट्र राज्य का उदय, ये क्या होता है सर? राष्ट्र राज्य का उदय, देखिए 1757 में फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का जो सबसे बड़ा डिमांड था, जो सबसे बड़ी लड़ाई थी वो क्या थी कि पुराने राजाशाही देश पर सवाल उठाया कि जो राजाशाही सिस्टम है एक देश में चली आ रही है, उस पर सवाल खड़ा किया गया कि ये ठीक नहीं है। एक देश के लिए सभी व्यक्ति को सरकार बनने का, प्रमुख बनने का अधिकार है, इसमें कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं बन सकता है। यानी राजा वाली जो परंपरा थी उसके विरोध में फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांस में वंश प्रणाली थी, जो राजाशाही प्रणाली थी, उसके विरोध में एक क्रांति हुई और इसने एक सवाल उठाया देश पर, एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। मतलब ये राजाशाही जो सिस्टम था उसको हटा करके एक हम राष्ट्रवाद की तरफ ये प्रोत्साहित किया फ्रांस की क्रांति, कि राजाशाही की जो सिस्टम है उसको डिलीट करके, उसको ख़त्म करके हम अपने देश को लोकप्रिय राष्ट्रवाद की तरफ ले जाएंगे। लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होगी ताकि लोग इस राष्ट्र को बचाने में, राष्ट्र को जिंदा रखने में खुद को समर्पित करें, खुद का समर्पण करें। आज के टाइम में लोग अपने देश में रहने का या जीने का या एजुकेशन लेने का गर्व महसूस करते हैं ना कि ये मेरा देश है। जब राजाशाही प्रणाली थी तो इतना राष्ट्रवाद नहीं था, न के बराबर था उस समय, बिकॉज सबको पता था, सब जनता को पता था कि राजाशाही प्रणाली है और अधिकार राजा के होंगे, पावर राजा के पास होगा, और ये पावर, ये राइट कभी हमें नहीं मिलेगा, और जब हमें नहीं मिलेगा तो हम सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे। ठीक है। तो ये फ्रांस की क्रांति उस चीज़ को किनारे करके एक नया फॉर्म राष्ट्रवाद की ओर अपने देश को लेकर आया।
अच्छा, इसमें क्या हुआ फ्रांस की क्रांति में? फ्रांस की क्रांति ने पितृभूमि नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के लिए एक नया फ्रांसीसी ध्वज विचार प्रस्तुत किया। फ्रांस के लोगों के लिए देश प्रेम को और आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को और विकसित करने के लिए, जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे उन्होंने एक फ्रांसीसी ध्वज के बारे में विचार प्रस्तुत किया कि एक अब हमारे देश का स्वतंत्र देश का, आप कहें राजाओं से, राजा के वंशज प्रणाली से स्वतंत्र देश का क्या हो, एक ध्वज हो। ठीक है, तो ये फ्रांस में ऐसी बातें उभरी 19वीं शताब्दी के आसपास कि हम फ्रांसीसी लोगों का एक राष्ट्रीय ध्वज हो जिसके प्रति जिसको देख करके फ्रांस के लोग गर्व महसूस करें, सम्मान की भावना से उसे देखें। जैसे आज हमारा भारत का जो तिरंगा है, शान है भारत के नागरिकों के लिए, हम भारतीयों के लिए। कहीं भी जब आप वर्ल्ड वाइड लेवल पे कोई गेम खेलने जाते हैं तो हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व करता है वो तिरंगा ही होता है बेसिकली। और देशों के भी जो झंडे हैं वो अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब एक टीम वर्ल्ड कप में या किसी भी चीज़ में जीतती है तो उस देश की जो तिरंगा होती है वो वहाँ लहरती है और सबसे ऊपर होकर लहरती है। और ये एक देश राष्ट्रवादी व्यक्ति के लिए, राष्ट्रवादी नागरिक के लिए, राष्ट्र से प्यार करने वाले नागरिकों के लिए बहुत अच्छी उस समय ये होती है, अच्छी स्थिति होती है, अच्छा महसूस करते हैं इस परिस्थिति को जी करके, देख करके। सो फ्रांस में भी फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप एक फ्रांसीसी ध्वज की विचार प्रस्तुत किया गया ताकि हमारे फ्रांस के लिए भी एक ध्वज हो। इसी क्रांति के बाद एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की गई। पूरे केंद्र के स्तर पर, पूरे राष्ट्र के स्तर पर एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली हो, केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली व्यवस्था हो जिसमें फ्रांस के सभी लोगों के बारे में रूल हो, कानून हो, नियम हो और अधिकार हो। तो एक समान कानून के साथ, एक समान कानून की तो शुरुआत की ही गई, इसके साथ साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की भी शुरुआत की गई। बच्चों ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का प्रमुख कारक क्या था। ये इंपॉर्टेंट है। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रमुख फैक्टर क्या था, महत्वपूर्ण कारक क्या थे? आपको क्या लगता है इन कारकों में से अगर और भी कोई अन्य कारक लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और भारत के राष्ट्रवाद में, राष्ट्रवाद उदय का एक कारक अगर आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या कारक था उदय होने का। बेसिकली सबसे पहला है नए मध्यम वर्ग का उदय। वहाँ पे नया एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ जो कुलीन वर्ग से अलग था। कुलीन वर्ग यूरोप का अब कहें तो जो सबसे उच्च और धनाढ्य वर्ग था वो कुलीन वर्ग था। और ये एक अलग वर्ग उत्पन्न हुआ जिसमें अपने भी अधिकारों के लिए वहाँ की राजा से, वहाँ की सरकार से लड़ाई शुरू की। राजाशाही प्रणाली के खिलाफ ये खड़े हुए। तो नए मध्यम वर्ग के उदय से भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उदारवाद की विचारधारा का प्रचार, उदारवाद की विचारधारा का प्रचार मतलब जो राजाशाही प्रणाली थी वो किसी बेकसूर व्यक्ति को भी अगर चाह दे तो वो सजा दे देते थे उस समय, क्योंकि राजा का सिस्टम था, राजा की प्रणाली थी, वो जो चाहें, जिसे चाहें उसे लपेट दे। तो लोगों के अंदर ना उदारवाद, उदार विचारधारा की भावना उत्पन्न हुई कि इंसान है हम, किसी से कोई गलती हो गई है तो बहुत बड़ी सजा क्यों? कोई छोटी सी इंसान गलती कर दिया है तो उसके लिए आप फांसी तो नहीं लगा देंगे, गोली तो नहीं मार देंगे,
दीवार में तो नहीं जुड़वा देंगे। तो उदारवादी भावनाओं का उत्पन्न हुआ, विचारधारा धीरे धीरे उत्पन्न हुई। ठीक है। रूढ़िवादी की नई भावना, अब ये बड़ा क्रिटिकल ऑप्शन है, क्रिटिकल कारक है कि जो रूढ़िवादी भावनाएं थी, जो पुरानी पारंपरिक भावनाएं थी, उसको कुचल करके, उसको हटा करके रूढ़िवादी नई भावनाओं का उदय हुआ। जैसे भारत की अगर हम बात करें, ये बात को अगर आपको समझना है तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको समझाते हैं। इंडिया में क्या था? इंडिया में रूढ़िवादी भावनाएं क्या थी? सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब क्या है? रूढ़िवादी भावनाएं हैं, पुरानी सोच है। जो आज ये दोनों प्रथाएं खत्म है, लेकिन आज भी एक भारत में रूढ़िवादी भावना जिंदा है, जो बड़े जोरों शोर पे चल रहा है। सोचिए जरा वो क्या है। प्राचीन काल से चला आ रहा है रूढ़िवादी भावना, मतलब उतना भी प्राचीन नहीं है, बट आज के टाइम में ये बहुत बड़ा रूप ले रखा है। दहेज प्रथा, ये भी एक प्रकार की रूढ़िवादी भावना, पुरानी सोच की ही देन है, दहेज प्रथा। सो नई रूढ़िवादी भावनाओं का क्या हुआ? उदय हुआ या शुरुआत हुआ। ठीक है। वियना की संधि, वियना की संधि से भी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आगे हम लोग बात करेंगे अभी इसी नेक्स्ट स्लाइड में कि वियना की संधि में बेसिकली क्या क्या हुआ था, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे उसमें, उस संधि संबंधित। क्रांतिकारियों का उदय, बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रांतिकारियों का उदय। अब इसमें क्या हुआ कि पुराने जो राजाशाही प्रणाली थी, पुराने जो राजाशाही व्यवस्था थी, उसमें क्या होता था कि लोग राजा से विद्रोह नहीं करते थे। राजा के न्याय से या राजा के अधिकार से या राजा के निर्णय से कोई उनका निर्णय का अवमानना या कोई ऐसा नहीं था कि जो उनके प्रति विद्रोह की भावना जाहिर करे। क्योंकि जो विद्रोह करता था उसे मार दिया जाता था, उसे फंसा दिया जाता था, उसे परेशान किया जाता था, जिससे कि वो राजाशाही प्रणाली के खिलाफ न बोले। बट 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ कि यूरोप में क्रांतिकारी जो यंग वहाँ के लोग थे, जो नए यूथ था वहाँ का, वहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन ज़्यादा आए। मतलब राजा के राजाशाही व्यवस्था के खिलाफ क्रांति करने लगे लोग, वहाँ विरोध करने लगे कि अब ऐसा चलेगा नहीं, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा, सरकार वही बनेगा, देश का प्रमुख वही बनेगा जिसके पास क्षमता होगा, अर्थात डेमोक्रेटिक तरीके से बनेगा, सबकी मंशा से बनेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट कारक था बच्चों, आप याद रखेंगे। ठीक है। तो आप ये तीनों पॉइंट मैं एक बार इरेज करके फिर से बता दे रहा हूँ कि आप ये ध्यान रखेंगे। नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवाद की विचारधारा का प्रचार, रूढ़िवादी की नई भावना, वियना की संधि जो हम लोग आगे देखेंगे, और क्रांतिकारियों का उदय। ठीक है, क्रांतिकारियों का उदय, ये सारी चीज़ें यूरोप में राष्ट्रवाद के जन्म के कारक थे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारक थे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, कुलीन वर्ग और नए मध्यम वर्ग। यूरोप में वहाँ के लोग दो वर्गों में बटे थे बेसिकली, कुलीन वर्ग और नए मध्यम वर्ग। अब आइए समझते हैं कि ये कुलीन वर्ग क्या था और आपका नए मध्यम वर्ग कौन थे। मध्य वर्ग बेसिकली, मध्यम कह लीजिए आप चाहे मध्य कह लीजिए, दोनों बात एक ही है।
सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक और यूरोप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कुलीन वर्ग की श्रेणी में था। सीधी सी बात यह है कि यूरोप में जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो प्रभुत्वशाली था, जो उच्च दर्जा रखता था, जिसकी सामाजिक स्तर उच्च थे, राजनीतिक स्तर अधिक था, उच्च था, जमीन के मालिक थे अर्थात जमींदार आप कह सकते हैं, ये यूरोप का सबसे धनाढ़ या सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, जिसे कुलीन वर्ग कहा गया। क्या कहा गया? कुलीन वर्ग कहा गया। सो आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव बनेगा इनमें से कुलीन वर्ग है उच्च सामाजिक स्तर, उच्च राजनीतिक स्तर, जमीन के मालिक और ये सभी, तो ये सभी आपका ऑप्शन होगा। ठीक है ना? अब जाहिर सी बात है कि जो नए मध्य वर्ग में थे वो निम्न वर्ग के थे, जिनके पास न जमीन ज़्यादा थी, जिनके पास न अधिकार ज़्यादा थे, जिनके पास न सामाजिक अधिकार हो चाहे राजनीतिक अधिकार हो। देखिए, सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार क्या है, मैं थोड़ा सा भारत के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूँ। जिस प्रकार भारत में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का भेदभाव प्राचीन काल में बहुत व्याप्त था, कि उस समय एक निम्न वर्ग के लोगों को एजुकेशन, पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था मशीन से या कुएं से। यूरोप में अगर आप अफ्रीका में अगर आप देखेंगे, इसके बाद वाले चैप्टर में गांधी इन अफ्रीका, गांधी जी की अफ्रीका में जो यात्रा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वहाँ पे अफ्रीका में क्या था कि जो भारतीय लोग थे या जो अफ्रीकन काले समुदाय के लोग थे, उन्हें घूमने का अधिकार नहीं था। भारत के लोगों को अगर भारतीय रीति रिवाज से शादी किए थे तो वो अवैध माने जाते थे। सो यूरोप में भी यही चीज़ था 19वीं शताब्दी के आसपास। कुलीन वर्ग था और एक निम्न वर्ग था, जिसके पास अधिकार कम थे, जिसके पास सामाजिक और राजनीतिक स्तर निम्न था। औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह, जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण हुआ, यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, तो वहाँ पे नए सामाजिक समूह श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग, जैसे उद्योगपति, व्यापारी, कर सेवा क्षेत्र के लोग, आप कह सकते हैं उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग अस्तित्व में आए। ठीक है ना? यहाँ पे कर नहीं रहेगा, उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग अस्तित्व में आए। मतलब राजाशाही प्रणाली के नीचे जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे भी नीचे थे ये नहीं आप सोचेंगे कि उद्योगपति व्यापारी है तो बहुत बड़ा है। यूरोप में उन दिनों ये निम्न वर्ग के लोग थे, मध्य वर्ग के लोग थे। निम्न और उच्च के बीच में मध्य वर्ग के लोग थे। तो ये धीरे धीरे अस्तित्व में आए कब? जब यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उद्योग धंधे में क्रांति आई, उद्योग में क्रांति आई, जिसके कारण नए सामाजिक समूह का उत्पन्न हुआ, आप कह सकते हैं अस्तित्व में आए। जो कुलीन वर्ग थे, फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए कि भाई अब ये चलने वाला नहीं है, बहुत मज़े ले लिए हो, अब आपकी जो मज़ा है अब वो सज़ा में बदलने वाली है। मतलब अब एक समान सबको अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि आज से पहले तक तो आप विशेष अधिकार प्राप्त करते आए कुलीन वर्ग के लोग। एक तो सामाजिक स्तर इनका ऊंचा, राजनीतिक स्तर उससे भी ऊंचा, सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग, जमीन के मालिक, उसमें से विशेषाधिकार प्राप्त थे। यानी ये बड़े वर्ग के लोग उस समय यूरोप में निम्न वर्ग के लोगों पे अन्याय कर रहे थे, चाहे सामाजिक स्तर से हो, चाहे राजनीतिक स्तर से हो, चाहे जमीनी स्तर से हो। बट फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ कि भैया आपको समान अधिकार मिलेंगे, लेना है तो लो वरना छोड़ दो। कुल मिला के विशेषाधिकार भैया आपके हो जाएंगे समाप्त। अब आपको बड़ा पाव नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। चाउमीन बर्गर सिर्फ आप ही नहीं खाएंगे, अब हम भी खाएंगे। जस्ट एग्जाम्पल था।
कुल मिला के बात ये है कि विशेषाधिकार समाप्त हो गया। इसकी सीधी सी मतलब ये है कि अब एक समान अधिकार होगा, चाहे वो मध्य वर्ग हो चाहे वो कुलीन वर्ग हो। अब भेदभाव नहीं चलेगा। ये सही था। ये यूरोप की क्रांति की, यूरोप में राष्ट्रवाद की उदय की सबसे पहली जो आप कह सकते हैं सफलता है ना, वो यही है कि भाई विशेष अधिकार किसी के होंगे नहीं। इंसान है तो सब समान है। इसके बाद क्या हुआ कि जब इनके विशेषाधिकार समाप्त हो गए, खत्म हो गए, सब एक मंच पे आ गए, तो जो वहाँ के शिक्षित वर्ग थे ना, शिक्षित वर्ग और उदारवादी, जो उदार भावना रखते थे, जो उदार हृदय के व्यक्ति थे, उदार हृदय के लोग थे, उन उनके मध्य राष्ट्रीय एकता की भावना आने लगी। सीधी सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे अधिकारों का दोहन नहीं करेगा, मेरे अधिकार खत्म नहीं करेगा, तो मैं उसकी इज्जत करूँगा। यही हुआ यूरोप में कि जैसे विशेषाधिकार विशेष वर्ग के लोगों अर्थात कुलीन वर्ग के लोगों का समाप्त हुआ, तो लोगों को इस बात का एहसास होने लगा कि अब अधिकार सबके समान है, सबके अधिकार अब सेम है। तो जो शिक्षित वर्ग था यूरोप का और उदारवादी जो वर्ग थे, वो क्या होने लगे, एकजुट होने लगे, उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न होने लगी। ठीक है ना, राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होने लगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट स्लाइड ये है उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ। ये जो उदारवादी शब्द आ रहा है बीच बीच में, सर इसका मायने और मतलब क्या है? उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ बेसिकली जो उदारवादी राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार। ये फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस के लोगों की डिमांड थी कि भाई हमें गुलाम नहीं रहना है अपने ही देश की राजाशाही सिस्टम के खिलाफ। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। ये सबसे पहला था उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब। फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित करने का अधिकार विशेष रूप से अधिक संपत्ति वाले लोगों के पास था। फ्रांस में क्या था कि अगर आप अमीर हैं, आप को वोट देने का अधिकार होगा, आपको उसमें निर्वाचित होने का अधिकार होगा। बट जिसके पास संपत्ति नहीं, वो क्या करेगा? वो न वोट देगा न निर्वाचित होगा। ये गलत था, ये पूरी सिस्टम गलत थी। यही विरोध था फ्रांस की जनता का, फ्रांस के लोगों का, यूरोप के लोगों का स्पेशली, बट फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में ये ठीक है। तो यही चाहते थे कि स्वतंत्रता हो और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार मिले, सभी को वोट देने का अधिकार मिले, सभी को निर्वाचित होने का अधिकार मिले। संपत्ति विहीन पुरुषों एवं महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिले। ये डिमांड थी फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप। फ्रांस में, पूरे यूरोप में भी ये डिमांड थी कि जिसके पास संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है। संपत्ति विहीन का मतलब क्या है? संपत्ति विहीन का मतलब बच्चों यही है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास संपत्ति नहीं है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सबको वोट देने का अधिकार मिले। मैंने संपत्ति विहीन पुरुष हो, जिसके पास संपत्ति नहीं होती थी, वो पुरुष इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता था, वोट में भाग नहीं लेता था। और महिलाओं का तो छोड़ ही दो, महिलाओं को तो अधिकार थे ही नहीं। बट डिमांड किया गया इसमें कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है, वो भी वोट दे सकती है। ठीक है।
उदारवाद विचारधारा बाजार की आज़ादी के पक्ष में था। मतलब वो ये उदारवादी विचारधारा, ये जो बाजार की आज़ादी है, इसका मतलब ये बच्चों कि वो नहीं चाहते थे कि बाजार अर्थव्यवस्था पे किसी राजा, किसी शासन का अधिकार हो, ये स्वतंत्र हो। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो सस्ता ज़्यादा होगा, वस्तु की कीमत सस्ती होगी। अगर प्रोडक्शन कम है, उत्पादन कम है, तो वस्तु की कीमत अधिक होगी। ये पूरी तरह से बाजार पे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, ये उदारवादी विचारधारा का मंशा था। वस्तु एवं पूंजी के आवागमन पर नियंत्रण को समाप्त करने के पक्ष में था। यही बात मैं समझा रहा हूँ कि किसी वस्तु का आवागमन जो है, पूंजी का आवागमन है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, किसी वस्तु का उत्पादन कोई व्यक्ति ज़्यादा करेगा तो उसको पूंजी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो उत्पादन करने के बाद वो सेल भी तो उतना ही ज़्यादा करेगा ना, बेचेगा भी तो उतना ही ना। तो ये डिमांड था कि भाई उदारवादी व्यक्तियों का, उदारवादी विचारधारा रखने वाले लोगों का, कि पूंजी और वस्तु के आवागमन पर कोई नियंत्रण ना रहे, वो स्वतंत्र रहे। अगर मुझे कोई वस्तु खरीदना है तो मुझे इस बात की रोक ना हो कि मैं इतना ही खरीद सकता हूँ। मुझे आज़ादी है, मैं अपनी पूंजी लगाऊंगा उस वस्तु को खरीदने में। तो ये इसके पक्ष में थे कि उस पर नियंत्रण ना हो, स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो आज पूरे विश्व में है, देखने को लगभग मिलता है। एक छोटी सी नोट पॉइंट है, आप देख सकते हैं, हाईलाइट हमने ऑलरेडी कर रखा है। 1834 में प्रसा की पहल पर शुल्क संघ जलवेराइन का गठन किया गया। प्रसा की पहल पर 1834 में शुल्क संघ जलवेराइन। अब ये क्या है, ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को। वैसे प्रसा के बारे में बच्चों आपको बता दूं कि प्रसा दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश है जो अपने यहाँ शिक्षा को कंपलसरी किया, एजुकेशन को, एजुकेशन यानी शिक्षा को सबसे पहले सभी के लिए कंपलसरी करने वाला ये जो देश था, ये प्रसा ही था, दुनिया का यूरोपियन देश है, याद रखेंगे आप। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। और जो ये पॉइंट है, यह संगठन जो शुल्क संगठन जलवेराइन है, यह संगठन शुल्क संघ को समाप्त तथा मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। मतलब मुद्राओं की संख्या 30 से अधिक थी, 30 थी लगभग, 25-30, इनकी संख्या ये घटा करके ये जो संघ है, शुल्क संघ जलवेराइन, ये उसको 2 पर कर दिया, क्योंकि जितना मुद्रा कम रहेगा उतना ज़्यादा बाजार में पारदर्शिता बना रहेगा। जो आज के समय में हम लोग काला धन कहते हैं, वो यही तो है। और आपने न्यूज़ सुना होगा कि 30 सितंबर तक 2000 के नोट अगर आपके पास हैं तो उसको जमा करा लें, नहीं तो बाद में बदले नहीं जाएंगे, अर्थात 2000 के नोट भी बंद होने वाले हैं। खैर, गवर्नमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको आप। 1815 के बाद नया संरक्षणवाद। 1815 में नया संरक्षणवाद यूरोप में देखने को मिला। हमने नेपोलियन के कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पढ़ा, नेपोलियन संहिता के बारे में पढ़ा, बट यूरोप के जो देश थे वो नहीं चाहते थे कि नेपोलियन का ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो, क्योंकि नेपोलियन की संहिता तो बात करता है सभी को एक समान अधिकार की, सभी को समान अधिकार हो, सभी को समान शासन करने का अधिकार हो, सभी कानून के समक्ष समान हो। बट ये जो यूरोपियन देश थे ना, जो राजाशाही शासन प्रणाली का पक्ष में थे, वो ये नहीं चाहते थे कि नेपोलियन का सिविल कोड लागू हो। आइए देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन की हार के बाद यूरोपियन सरकार रूढ़िवादी भावनाओं से प्रेरित हो गई। मतलब फिर से वही परंपरा, नेपोलियन को हरा करके अब हम जो पुरानी परंपरा थी, हम तो यही चाहते थे कि आए, और वहाँ की यूरोपियन सरकार ने क्या किया कि जो पुरानी परंपरा है वो लेकर आए अपने यहाँ, जो रूढ़िवादी भावनाओं से क्या थी, प्रेरित थी। रूढ़िवादियों का मानना था
कि राज्य और समाज की स्थापित परंपरागत संस्थाओं जैसे राजाशाही, सामाजिक ऊंच नीच, चर्च संपत्ति और परिवार को संरक्षित किया जाना चाहिए। मतलब फिर वही बात, जो सामाजिक ऊंच नीच की भावना थी जो पहले, वो अब भी ज़रूरी है। अब परंपरागत संस्थाएं जो राजाशाही की हम बात कर रहे हैं, ये नहीं चाहते थे कि समान अधिकार हो, सबको वोट देने का अधिकार मिले, सबको चुनाव में लड़ने का अधिकार मिले, क्योंकि ये सब राजाशाही के प्रमोटर थे। यूरोपियन के मैक्सिमम देश, जिसमें यूरोपियन शक्तियाँ में कौन था, ब्रिटेन भी इसमें शामिल था। ब्रिटेन भी नहीं चाहता था कि राजाशाही सिस्टम समाप्त हो। रसिया, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया आदि ये सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराए थे ये मिलकर के, ताकि राजाशाही प्रणाली क्या रहे, जिंदा रहे, जीवित रहे। ठीक है। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। याद रखेंगे, ड्यूक मेटरनिक द्वारा, ये ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे, इनके द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिनिधियों द्वारा, जो सम्मेलन के प्रतिनिधि थे, 1815 में ये आयोजन हुआ, प्रतिनिधि थे, वियना की संधि तैयार किए थे। ये कहाँ की संधि, वियना की संधि, ये मिलकर के तैयार किए। ठीक है। सोचो, वियना की संधि के बारे में हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो लेक्चर, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और सभी को बताएं कि क्लास 10th की सोशल साइंस की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। जुड़े हमारे साथ, और फ्री में आप अच्छे उच्च कोटि के लेक्चर को आप देखें, समझें और नोट डाउन करें। हम लोग चैप्टर ख़त्म होने के बाद NCERT के क्वेश्चन आंसर